घर में घूमती थी कातिल बहू, जहां पर पति सोता वहीं पर अपने प्रेमी को बुलाया करती और फिर पति की बगल में ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाया करती। और एक दिन तो हद ही हो जाती है, उस पति की भी मौत हो जाती है और उसके बाद फिर राज भी बड़ी देरी से खुलता है। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के भरतपुर की, जहां पर एक पवन शर्मा नाम का एक लड़का रहा करता है, जिसकी फिलहाल उम्र 42 साल है और उसकी 3 जून 2015 को शादी हुई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है रीमा और रीमा फिलहाल 30 साल की है, यानी कि पवन शर्मा से 12 साल छोटी है। रीमा जो होती है वह कानपुर की है पीछे से। और दोस्तों, जब उनकी शादी होती है तो पवन शर्मा और रीना दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को ही लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी मिल चुका है। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते और इसी तरह से अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो रीमा को अब 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बाद अब जो पवन शर्मा होता है वह अपनी पत्नी से कहता है और अपने घर वालों से कहता है कि यहाँ पर तो गुजारा हो नहीं रहा है, क्यों ना हम दिल्ली चलें कमाने के लिए, वहाँ पर कमाएंगे, खाएंगे और कुछ बचा कर लाएंगे, अपने घर में लगाएंगे। तो उसकी पत्नी जो रीमा होती है वह भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो पवन शर्मा उससे भी कह देता है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलना। और फिर क्या होता है दोस्तों, पवन शर्मा रीमा को लेकर के दिल्ली पहुँच जाता है और वहाँ जाकर कमाने खाने लगता है। एक किराए का मकान लेता है, उसमें अपनी पत्नी को रख देता है और खुद ड्यूटी पर जाया करता है और शाम को अपने घर वापस लौटा करता है। पीछे से उसकी पत्नी घर पर अकेली रहा करती है और उसको अपनी पत्नी के ऊपर पूरा विश्वास था। दोस्तों, धीरे धीरे जब कुछ समय गुजरता है तो जहाँ पर रीमा जिस कमरे में रहा करती थी उस घर के पास ही एक दूसरा घर और था। उस घर में एक भागेंद्र नाम का व्यक्ति रहा करता था। भागेंद्र नाम का जो व्यक्ति था वह लोन दिलवाने का काम किया करता था और वह रीमा के कमरे के सामने ही उसका घर था। अब रीमा को वह देखने लगता है, रीमा भी उसको देखने लगती है, दोनों की नज़रें मिलती है तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब भागेंद्र रीमा के घर में पहुंच जाया करता है। रीमा अकेली है और फिर वह भी उसको वहां पर बुला लिया करती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे थे। पति को अभी कुछ भी पता नहीं था। पति ड्यूटी पर जाया करता और ड्यूटी से वापस जैसे ही आता था तो आकर उसको उसकी पत्नी इस तरह से प्यार करती जैसे कि वह किसी और से प्यार करती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता रहता है, उसका पति अच्छे से कमा रहा होता है और रीमा अच्छे से प्यार कर रही होती है पड़ोसी भागेंद्र को। अब दोस्तों, 2020 में लॉकडाउन लग जाता है और जैसे ही लॉकडाउन लग जाता है तो आपको पता है सभी लोग अपने अपने घरों पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो पवन शर्मा होता है अपनी पत्नी रीमा को लेकर के वह भी वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी सीधा अपने मायके चली जाती है और पवन शर्मा सीधा अपने घर भरतपुर पहुँच जाता है। अब जब उसकी पत्नी मायके में चली जाती है तो उसकी पत्नी को रह रहकर भागेंद्र की याद आने लगती है, क्योंकि दिल्ली में तो भागेंद्र के साथ मौज मस्ती किया करती थी। और अब वह भागेंद्र से फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे बगैर अकेली सी हो गई हूँ, लगता है इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। भागेंद्र भी कहता है कि क्यों नहीं तुम अपने घर आ जाती हो, फिर मैं तुमसे घर मिलने के लिए आ जाऊँगा। रीमा कहती है क्या तुम मेरे घर मिलने के लिए आओगे, क्योंकि दिल्ली से भरतपुर तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। भागेंद्र कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं चांद पर भी पहुंच सकता हूं, फिर भरतपुर क्या दूर है। दोस्तों, अब यहां पर क्या होता है, रीमा अपने पति पवन शर्मा के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तू मुझे लेने के लिए आ जा। पवन शर्मा कहता है कि मैं तुझे कैसे लेने के लिए आऊँ, यहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद पवन शर्मा जैसे तैसे उसे लेने के लिए पहुंच जाता है। बताया जाता है उसको साइकिल पर लेने के लिए पहुंचता है, उसको वहां से भरतपुर ले आता है। और दोस्तों, जैसे ही रीमा को भरतपुर लाया जाता है, अब यहाँ पर रीमा अपने प्रेमी भागेंद्र से फिर से बात करती है और कहती है मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम अपनी खैर मनाओ, तुम यहाँ पर कैसे आओगे। तो भागेंद्र रीमा को एक तरकीब बताता है कि मैं आज शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, तुम ऐसा करना, खाने की सारी चीज़ों में नींद की गोलियां मिला देना और अपने घर वालों को वह खाना खिला देना। तो रीमा सारे खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और फिर सारे घर वाले उस खाने को खाते हैं। तो गहरी नींद की आहोश में वह सभी लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं। उसका पति भी गहरी नींद में सो जाता है। उधर
जो भागेंद्र था उसने रीमा से कहा था कि मैं आज शाम को तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो भागेंद्र अपने एक दोस्त जिसका नाम दीपू होता है उसको अपने साथ लेता है मोटरसाइकिल पर और दिल्ली से सीधा भरतपुर यानी कि 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चलकर रीमा के पास रात को 11 बजे पहुंच जाता है। रीमा अपने प्रेमी को देखकर बड़ी खुश होती है और फिर उसको घर के अंदर घुसा लेती है। घर के अंदर घुसाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती है और सुबह होने से पहले ही भागेंद्र वहां से निकल जाता है। और दोस्तों रीमा बड़ी खुश होती है कि मेरा प्रेमी तो इतनी दूर से मेरे लिए यहाँ पर आया है मिलने के लिए। अब रीमा खुश रहने लगती है और अब रीमा अपने प्रेमी भागेंद्र को अपने घर पर बुलाने लगती है। अपने घर वालों की जो खाना होता है उसमें नींद की गोलियां मिला दिया करती और उस दिन भागेंद्र को बुला लिया करती। अब रीमा के घर पर उसकी एक ननद आती है जो कि शादीशुदा थी यानी कि पवन शर्मा की बहन। वह घर पर आकर रुकती है और फिर वह उसी खाने को खा लेती है क्योंकि रीमा ने उस खाने के अंदर नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। जैसे उस खाने को वह खाती है तो रीमा अपने प्रेमी को बुला लेती है और अपने ही पति के बेडरूम में अपने प्रेमी को बुला करके उसी बिस्तर पर अपने प्रेमी के साथ संबंध बना लेती है। सुबह जब होती है तो पवन शर्मा की जो बहन होती है वह कहती है कि मैं अपने घर तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या हो गया, मैं अभी तक भी मेरी आंख नहीं खुली और सुबह बहुत देरी से मैं उठी थी। उसको अपने जो दिनचर्या होती है उसके ऊपर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर वह बात को आई गई कर देती है। जो उसका पिता होता है वह कह देता है कि बेटी जगह बदलने पर ऐसा हो जाता है कई बार, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। रीमा को जब अपने प्रेमी की याद आती तो अपने प्रेमी के पास वह फ़ोन कर दिया करती और प्रेमी को अपने पास बुला लिया करती और दोनों आराम से रीमा अपने पति के कमरे में उसको ले जाकर पति के ही बेड पर पति की ही बगल में संबंध बनाया करती। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, उसका पति बाहर खाना खाकर आ जाता है और फिर रीमा सारे खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खाना परोसती है, लेकिन उसका पति एक दो टूक थोड़ा बहुत खाना खाता है, उसके बाद थाली को रख देता है। रीमा समझती है कि इसने खाना खा लिया है और रात को अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है और अपने पति के बगल में ही उसके साथ संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और मंजूर था। उसके पति की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसने खाना अच्छी तरह से नहीं खाया था, वह बाहर खाकर आया था। अब जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो अपनी पत्नी को अपने ही बिस्तर पर उसके प्रेमी भागेंद्र के साथ नग्न हालत में वह देख लेता है और फिर एकदम से उससे जोर जोर से लड़ने लगता है। वह उसके बाद कुछ कह पाता इतने भागेंद्र और रीमा उसकी गर्दन को दबा लेते हैं और जो भागेंद्र के साथ आया करता था उसका दोस्त दीपू, उसको वह बुला लेता है और फिर तीनों मिलकर के उसका कत्ल कर देते हैं। एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। जैसे ही वह मर जाता अब उस पवन शर्मा को मारने के बाद उसकी लाश को बोरे में भरते हैं और फिर वहीं पर पास में बहने वाली नहर के पास ले जाकर उस बोरे से पत्थरों को बांधकर उस बोरे को नहर में फेंक दिया जाता है और उसके बाद जो भागेंद्र होता है वह वापस दिल्ली चला जाता है। घर के अंदर वह बहू रह जाती है और जो भी थोड़े बहुत खून लगे थे उन खून के छींटों को वह बहू धो देती है और फिर कपड़ों को भी छुपा देती है जो कपड़े सने थे। उसके बाद सुबह होती है। सुबह जो पत्नी होती है यानी कि जो रीमा होती है वह अपने ससुर से कहती है कि आपका बेटा नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है, रात को आया ही नहीं मेरे पास। तो अब उसका जो ससुर होता है बड़ा चिंतित होता है और फिर अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसका बेटा नजर नहीं आता है। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस आती है और फिर पुलिस पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। पुलिस रीमा से भी पूछताछ करने के लिए कहती है तो जो रीमा का ससुर होता है वह कहता है कि यह तो मेरी बेटी समान है, यह मेरे बेटे को कुछ नहीं कर सकती है। तो पुलिस बिना पूछताछ करे ही वापस लौट जाती है और फिर पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर गया तो गया कहाँ। उसके 3 दिन बाद शादी की सालगिरह थी। तो दोस्तों शादी की सालगिरह यहाँ पर रीमा अच्छी तरह से मनाती है और फिर कुछ दिन के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का दिन होता है तो करवा चौथ का व्रत रखने के बाद अब वह अपने प्रेमी भागेंद्र के पास फ़ोन कर देती है कि आज करवा चौथ है और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मेरा पति तो मर ही चुका है। और वह अपने प्रेमी भागेंद्र को अपने पास बुला लेती है। घर वालों के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, लेकिन यहाँ पर जो उसका ससुर होता है वह खाना नहीं खाता है और रात को वह अपने प्रेमी को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ संबंध बना रही होती है। और फिर जो ससुर होता है रात को इधर उधर घूमने के लिए छत पर चढ़ता है तो उसको उसके कमरे से
उल्टी सीधी आवाज़ें आ रही होती हैं। वह कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसकी जो बहू थी, बेटे की पत्नी, वह किसी भागेंद्र के साथ संबंध बना रही होती है। अब वह एकदम से समझ जाता है कि हो ना हो इसी ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है। वह अपनी बेटी को जगाता है। बेटी कहती है, मैं तो कहती थी पहले से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे इतनी नींद क्यों आती है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और फिर दोस्तों यहाँ पर रीमा को पकड़ लिया जाता है और रीमा की कॉल डिटेल्स और CDR वगैरह निकाली जाती है। तो पता चलता है पुलिस को कि यह इस आदमी भागेंद्र के साथ बहुत दिनों से संबंधों में है और जिस रात जो पवन शर्मा गायब हुआ था उस रात भी भागेंद्र इसी के कमरे में था। अब दोस्तों जो बहन होती है पवन शर्मा की, वह उस कमरे में जाकर छानबीन करती है तो वहां पर खून से सने हुए कुछ कपड़े और दीवार पर कुछ खून की बूंदें वहां पर नजर आती हैं। पुलिस को वह सारी घटना बताती है। पुलिस वहां से सबूत लेती है और तुरंत भागेंद्र को अरेस्ट किया जाता है और उस रीमा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बहुएं भी घरों के अंदर आ जाती हैं जिसने अपने पति को अपने प्रेमी से मरवा दिया और फिर घर के अंदर इस तरह से रह रही थी जैसे कि वह कितनी भोली भाली है और कितनी सीधी सादी है। ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे कांड इस दुनिया में होते हैं, संभल कर रहें, सावधानी से रहें, कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें, वरना गलत करते हैं तो गलत ही नतीजा मिलता है। जैसा कि यहाँ पर रीमा ने समझा था कि गलत करने के बाद भी वह आराम से रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।